तो हम लोग कल बात किए थे कि दंड प्रक्रिया संहिता, इससे क्या इनेक्ट हुआ? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और सुबह भी हमने कहा कि नाम में बदलाव ये कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि नाम हमेशा मानसिकता के परिचायक है। हमने सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, इससे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसलिए नहीं किया कि सीआरपीसी अंग्रेजों ने बनाई थी या आईपीसी अंग्रेजों ने बनाई थी। वो कॉलोनियल मानसिकता के परिचायक नाम थे, इसलिए हमने उनको बदला। हमने आपसे कहा कि जब आप कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, इसका मतलब यह हुआ कि आपके मन में अभियुक्त को दंड देने की बात पहले ही आ गई है। उसे दंड देने के लिए आप प्रक्रिया चला रहे हो। दोषी तो आपने पहले ही मान लिया है। और चूंकि आपराधिक न्याय प्रशासन, इसका जो स्वर्णिम सिद्धांत है, वो स्वर्णिम सिद्धांत यह कहता है कि अभियुक्त तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसकी दोष सिद्धि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न हो जाए। अगर आप सारी प्रक्रिया अभियुक्त को दंड देने के लिए चला रहे हो, तो यह आपराधिक न्याय प्रशासन की जो मूल अवधारणा है, उसी के खिलाफ है। हमने आपसे सुबह भी कहा कि अगर सिर्फ यह बात हो कि आईपीसी और सीआरपीसी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इसलिए हमने हटाए, तो हम अंग्रेजों के बराबर में खड़े हैं। क्योंकि फिर तो बात यह है कि जो जातीय श्रेष्ठता, जो नस्लीय श्रेष्ठता अंग्रेजों में थी, वही हम में है कि हम कानून सिर्फ इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वे किसी और ने बनाए हैं, भले ही वो हमारे लिए लाभकर सिद्ध हुए। फिर तो बात ऐसा ही है कि दवाई अच्छी है, लाभदायक है, लेकिन इन्होंने दे दी इसलिए नहीं खाएंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन नाम बदलना इसीलिए जरूरी है। आप क्या नाम रखे? भारतीय दंड संहिता। दंड नहीं, न्याय। ये न्याय है कि जो किसी की हत्या करेगा उसे फांसी मिलनी चाहिए। ये न्याय है, ये दंड थोड़ी है। तो हमारा जो कॉन्सेप्शन, हमारा जो फ्लेवर है सोचने के प्रति, वो इन नामों से अभिव्यक्त होता है, इसलिए नाम बदले गए। और प्रक्रिया क्यों बनाई जाती है, इस पर भी कल हमने बात की। और हमने कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है, इसको लागू किया ही नहीं जा सकता जब तक प्रक्रिया न हो। भारतीय न्याय संहिता वो ये कहेगी जो हत्या करेगा, वो ये तो नहीं कह रही है कि जिस पर हत्या का आरोप लगेगा, और शुरुआत में तो आरोप ही लगेगा, अब ना तो आरोप लगाने वाला सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का है, और ना जिस पर लगा है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का है। हम दोनों के बारे में ये नहीं जानते कि उनमें से कौन झूठ है। दोनों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर जब तक ना मिले, तब तक ये नहीं तय किया जा सकता कि न्याय की मांग क्या है। उसे दोष सिद्ध किया जाना चाहिए या दोष मुक्त। और दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का अवसर मिले, यह प्रक्रिया ही तय करेगी। बिना प्रक्रिया सारभूत विधि
अर्थहीन है। अगर सारभूत विधि सबस्टेंटिव लॉ केवल है तो सारी कानून, ये सारी विधि अर्थहीन है, उसका कोई न मतलब है न उपयोग है। वो सार्थक तभी होती है जब उसे लागू करने के लिए प्रक्रिया हो। और हमने कल उदाहरण दिए थे कि आप देखें जो नई सीआरपीसी, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा गया है, इसमें दोनों की सुरक्षा या दोनों की सुविधा, यानी आरोप लगाने वाले यानी वादी और अभियुक्त जिस पर लगा है, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयत्न यह हुआ है। क्योंकि अधिकतर मामलों में, यद्यपि विदेशी भी भारत में अपराध यदि करेंगे तो विचारित होंगे, लेकिन अधिकतर मामलों में भारतीय नागरिक ही विचारण के पात्र होंगे। तो रूल ऑफ लॉ यानी सारभूत विधि ये प्रॉपरली लागू हो, इसके लिए जरूरी है प्रक्रिया। इसलिए प्रक्रिया रूल ऑफ लॉ को लागू करने का साधन है। यह भी प्रक्रिया को पढ़ने का महत्व है। और ये बातें हम फ्री में नहीं बता रहे हैं। कई बार सीआरपीसी का पेपर, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहेंगे, आप देने जाएंगे एपीओ के मेंस में, तो वो आपसे कि महत्व क्या है प्रक्रिया का या सीआरपीसी का या बीएनएसएस, इसका महत्व क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो इस पर इसका महत्व यही है कि बिना इसके रूल ऑफ लॉ आ ही नहीं सकता, बिना इसके सारभूत विधि का कोई मतलब नहीं है। और हमने आपसे कल ये भी चर्चा की थी कि इसका संशोधन क्यों किया गया। हमने आपसे कहा था स्पीडी ट्रायल बहुत जगह आ गया, बहुत बार कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट, लेकिन सीआरपीसी हम लोग पढ़ते थे तो कहता था अनावश्यक विलंब के बिना। तो ठीक है, अगर विलंब आवश्यक है तो किया जाए, लेकिन जहां पर विलंब बचाया जा सकता है वहां पर तो बचाया जाए। भाई स्पीडी ट्रायल अभियुक्त को फंडामेंटल राइट के तौर पर मिले, इसके लिए हम विलंब को जहां बचा सकते हैं वहां तो बचाएं। तो नई बीएनएसएस जब आप देखेंगे तो आपको इस ढंग के संशोधन दिखाई देंगे। विस्तार से चर्चा कल हम लोगों ने की थी। आज हम लोग विषय में सीधे सीधे प्रवेश करते हैं और सीधे सीधे सीआरपीसी अध्याय 1 इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एक्ट में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ यही होता है। संक्षिप्त नाम, इसका नाम क्या होगा, ये किस क्षेत्र को लागू होगी, और इसका प्रारंभ किस दिनांक को होगा। तो संक्षिप्त नाम ये बता रहा है, इसका इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। और इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्यों रखा, इस पर विस्तार से कल हमने बात की है कि भारत, और अभी भी की, क्योंकि दोनों भारतीय नागरिक ही है। अभियुक्त भी भारतीय नागरिक है और जो कंप्लेनेंट है वो भी भारतीय नागरिक है। दोनों की सुरक्षा, दोनों में से किसी के भी अधिकार, इनका हनन ना हो, यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। और राज्य ने अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन का प्रयत्न किया है इस प्रक्रिया को अधिनियमित करने के माध्यम से, इसको दर्शित करने के लिए यह नाम सेलेक्ट किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यह इसका नाम होगा। और चूंकि 2023 इसमें इनेक्ट हुई, इसके पूरा नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये होगा।
आपसे प्री में जब सवाल बनाया जाता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पूरा नाम है या बीएनएसएस का पूरा नाम है, एक ऑप्शन बना देंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक बना देंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और बाकी कुछ बना देंगे। तो आपको 2023 ये पूरा नाम है, इसी रूप में उत्तर देना है। अब कहता है इस संहिता के 9, 11 और 12, 10 छूटा हुआ है। 10 इसलिए छूटा हुआ है क्योंकि 10 में वे प्रोविजन दिए गए हैं जो पत्नी और बच्चों के भरण पोषण से संबंधित है, जो पुरानी सीआरपीसी में 125 वहां से लेकर के और 128 तक शामिल हुए थे। और वहां पिछली सीआरपीसी में शायद 8, 9, 10 ऐसे करके चैप्टर थे शायद, और अब भी वही चैप्टर, क्योंकि अब चैप्टरों में, धाराओं में परिवर्तन आ गया। तो पहले भी 3 चैप्टर थे जो असम और नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के सहित पूरे भारत पर लागू थे, और शेष सीआरपीसी असम, नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्र और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू हो रही थी। अब जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में स्थिति में परिवर्तन किया गया। वहां अनुच्छेद 370 के प्रभाव से भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त जो विधियां थी वो लागू नहीं होती थी। अब अनुच्छेद 370 अस्तित्व में है ही नहीं, इसलिए अब जिन जिन क्षेत्रों को ये संहिता लागू होगी, ठीक है, ये यूं कहें जिन क्षेत्रों को ये संहिता लागू नहीं होगी उन क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर का नाम शामिल नहीं है। बाकी असम और नागालैंड राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र थे उनको पुरानी सीआरपीसी वो भी लागू नहीं होती थी, और नई सीआरपीसी ये भी लागू नहीं होगी। नई सीआरपीसी जब हम कहें तो आप BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अपने आप उसकी जगह उपयोग किया हुआ मान लें, क्योंकि जबान की अपनी एक आदत होती है और जबान उसी ढंग से बोलती है जैसी वो, ठीक है, आदत स्वयं को डाले हुए है। ठीक है, आप विभिन्न चीजें देखेंगे, टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट, वनस्पति घी का मतलब डालडा, इस प्रकार की चीजें रहती हैं। तो प्रक्रिया दंड विधि यानी, ठीक है, आपकी दंड न्यायालय की प्रक्रिया मतलब सीआरपीसी, ये जवान की आदत हो गई है, इसलिए बार बार सीआरपीसी मुंह से निकलेगा, लेकिन आप उसकी जगह BNSS ये प्रतिस्थापित सबस्टिट्यूट मानेंगे। हाँ, हमारे बाद जो पीढ़ी आए वो भले ही BNSS कहने लगे, क्योंकि अब बूढ़े तोते तो राम राम नहीं कहेंगे। अब हम सीआरपीसी कहने की आदत छोड़कर BNSS कहने की आदत कहां तक डालें। तो अभी भी जो BNSS है ये सीआरपीसी की ही तरह असम, नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होती। लेकिन प्री में आपसे एक सवाल और बनता है, सीआरपीसी का 3 चैप्टर आज भी असम और नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे भारत को लागू होते हैं। अर्थात ये 3 चैप्टर कौन कौन से, 9, 11 और 12, ये असम को भी लागू है। असम को लागू है मीनिंग देयर भाई असम के जनजातीय क्षेत्र और नागालैंड राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको भी लागू है। बाकी असम और नागालैंड को, जो जनजातीय क्षेत्रों के अलावा असम और नागालैंड है, वहां तो है ही है, वहां तो पूरी सीआरपीसी लागू है।
भाई असम और नागालैंड राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के अलावा जो क्षेत्र समाहित थे उसको तो पूरी सीआरपीसी लागू है। हां, असम और नागालैंड राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र हैं जिनका उल्लेख, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के रूप में 21 जनवरी 1900 कितना है 72 को संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र के रूप में हुआ था। उन क्षेत्रों में यानी एक बात और निकल आई है कि भले ही वो असम और नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्र हों, लेकिन उनका उल्लेख 21 जनवरी 1972 को यदि संविधान की 6ठी अनुसूची में असम और नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्र के रूप में नहीं था तो वहां भी पूरी सीआरपीसी लागू होगी। केवल और केवल असम और नागालैंड राज्य के ऐसे जनजातीय क्षेत्र जो 21 जनवरी 1972 इससे ठीक पूर्व संविधान की 6ठी अनुसूची के मुताबिक असम और नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्र थे, उनमें पूरी सीआरपीसी लागू नहीं होगी, सिवाय अध्याय 9, अध्याय 11, अध्याय 12 यानी 3 अध्याय उन क्षेत्रों में भी लागू होंगे जो असम नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्र 21 जनवरी 1972 को भारत की संविधान की 6ठी अनुसूची इसके मुताबिक थे। अब देखना यह है कि अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल चूंकि हम लोग विषय में प्रवेश कर रहे हैं इसलिए संक्षेप में हम बताए देते हैं कि अध्याय 9 में प्रतिभूति लिए जाने का प्रावधान और उसकी प्रक्रिया, प्रतिभूति यानी गारंटी यानी श्योरिटी, जमानत, कुछ भी कह रहे हैं आफ्टर सिक्योरिटी, ये लिए जाने की प्रक्रिया और प्रावधान ये शामिल किए गए हैं कि आप अपने कार्यों से समाज को अशांत नहीं करेंगे। ठीक है ना। अध्याय 9 में इस प्रकार के प्रावधानों को स्थान दिया गया है। और अध्याय 11 वो जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है यानी लोक शांति है, उसको अगर आप अपने कामों से लोक शांति को, ठीक है, आप अशांति समाज में पैदा करोगे, ये दूसरी बात। आपके कामों से अशांति पैदा होगी। अशांति एक स्थान की हो सकती है और आप जब सामान्य तौर पर ऐसी दिक्कत पैदा करते हो जिससे लोग यानी लोगों का एक वर्ग वो अशांत होने लगता है या वो उसके कुछ ऐसा कर देने की संभावना होती है जिससे अशांति पैदा हो, तब आपने लोक शांति के लिए खतरा पैदा किया है, ये कहा जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा काम करोगे जिससे लोक शांति को खतरा हो तो आपसे निपटने की प्रक्रिया ये अध्याय 11 में दी गई। और अध्याय 12 ये भूमि, जल, इससे जुड़े हुए विवाद जो शांति के लिए खतरा बन सकते हैं, उनमें क्या क्या किया जा सकता है आपसे निपटने के लिए, इसकी प्रक्रिया दी गई है। मोटे तौर पर जब हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि वो प्रक्रिया क्या है और आपके विरुद्ध क्या कार्रवाइयां अमल में लाई जा सकती हैं। ठीक है, लोक शांति आदि को सुनिश्चित करने के लिए वो आगे का विषय है। लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर अध्याय 9, अध्याय 11
और अध्याय 12 ये असम और नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को भी लागू होंगे। शेष सीआरपीसी असम और नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार यह बात कही है कि लेटर ऑफ द सीआरपीसी ये असम और नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगी, यानी प्रावधान एज सच ये लागू नहीं होंगे। लेकिन स्पिरिट ऑफ द सीआरपीसी ये लागू होगी। यानी स्पिरिट ऑफ द सीआरपीसी क्या कह रही है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर नहीं, पर्याप्त अवसर यह मिलना चाहिए, यह कह रही है स्पिरिट ऑफ द सीआरपीसी। तो स्पिरिट ऑफ द सीआरपीसी इसका पालन ये इन क्षेत्रों में भी होगा जो क्षेत्र असम और नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्र कहे और माने गए। शेष सीआरपीसी लेटर ऑफ द सीआरपीसी यानी सीआरपीसी के उपबंध और प्रावधान ये लागू नहीं होंगे असम और नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में, लेकिन स्पिरिट लागू होगी। यानी ये नहीं कर सकते वहां भी कि आज ही आपने आरोप की विरचना की और आज ही गवाही शुरू हो जाए। आरोप की विरचना, आरोप क्या होता है, आरोप की विरचना कैसे होती है, साक्ष्य क्या होता है, इन सब बातों पर आगे चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें कि आरोप की विरचना अर्थात अधिकृत तौर पर, प्राधिकृत तौर पर विचारण के शुरू होने, अभियुक्त के और साक्ष्य के प्रस्तुत होने के बीच अंतराल दिया जाएगा ताकि अभियुक्त को तैयारी का अवसर मिले। और इसके लिए जो प्रावधान है सीआरपीसी में वे भले ही न लागू हों, भले ही वहां यह न कहा जा सके कि सीआरपीसी के अमुक धारा के अंतर्गत ऐसा लिखा है कि सब आरोप की विरचना और गवाही के बीच अंतराल होना चाहिए, इसलिए अंतराल हो। लेकिन वहां कोर्ट भी यह नहीं कह पाएगा या प्रोसिक्यूशन भी यह नहीं कह पाएगा कि चूंकि सीआरपीसी यहां लागू नहीं है इसलिए अभी आरोप की विरचना हुई और अभी गवाही शुरू, ये कोर्ट भी नहीं कह पाएगा। क्यों? क्योंकि स्पिरिट ऑफ द सीआरपीसी लागू होगी। और स्पिरिट यह है कि यह प्रावधान बनाया इसीलिए गया कि आरोप की विरचना के बाद अभियोजन के साक्ष्य के लिए तिथि यह दी जाएगी। विचारण के दौरान, ड्यूरिंग ट्रायल, आरोप की विरचना के बाद अभियोजन साक्ष्य के लिए तिथि का नियत किया जाना, यह लिखा ही इसीलिए है ताकि अभियुक्त को तैयारी का अवसर मिले, उसे तैयारी का समय मिले। यानी प्रोविजन जिस लिए बनाए गए उन कारणों को, जिन बुराइयों के निवारण के लिए, ठीक है, सीआरपीसी में शामिल किया गया प्रोविजन के तौर पर, वो चीजें वहां भी लागू होंगी और वहां भी आप अभियुक्त को तैयारी का अवसर ये देंगे। ये आपका ये कह रहा है, ठीक है। जहां तक प्रवर्तन की बात है तो वो कहता है ये ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। और आप सब जानते हैं कि राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसके प्रवर्तन की जो तारीख नियत हुई वो कौन सी थी? 1 जुलाई 2024। यानी 1 जुलाई 2024 से ये प्रवर्तन में आ गई। अब डेफिनेशन क्लास कहता है इस संहिता में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजनों के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना,
तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना युक्ति का प्रयोग, और ऐसे अन्य साधन भी हैं जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। कानून हमेशा ऐसी शब्दावली में ही इनेक्ट किया जाता है जो जल्दी जल्दी संशोधन की आवश्यकता को समाप्त करे। आज कम्युनिकेशन के जितने साधन खोजे गए, आने वाले समय में हो सकता है कम्युनिकेशन के इससे ज्यादा साधन उपलब्ध हो जाएं। तो अगर ऐसा हुआ, तो अगर कम्युनिकेशन के साधन यहां आप मेंशन कर दें कि साहब ठीक है, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या वीडियोग्राफी के माध्यम से या इस तरीके से ही एविडेंस की रिकॉर्डिंग होगी, सम्मनों की तामील होगी, ठीक है, सर्च एंड सीजर होगा, तो फिर उन्हीं तरीकों से हो पाएगा। नवीन जो विकास होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उसका लाभ मिल नहीं पाएगा। और अगर आप लाभ लेना चाहेंगे तो फिर संशोधन करिए, इसके अलावा रास्ता ही नहीं। लेकिन जो सेक्शन है वो इस तरीके से उन्होंने इनेक्ट कर दिया कि संशोधन की जरूरत बार बार ये खत्म हो गई। अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो बार बार आएगा कि सर्च ये आपका दृश्य श्रव्य माध्यमों से की जा सकेगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीन से हो सकेगी। अब आपका हमने ठीक है क्या किया, वो क्या मेटल डिटेक्टर, उससे कुछ खोज लिया, ठीक है, तो सवाल यह है कि सर्च एंड सीजर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुई, मान लिया जाएगा। ठीक है, कोई ड्रोन हमने उड़ाया, ठीक है, और ड्रोन से पिक्चर किसी घर की ले ली, ठीक है, तो हम कह सकेंगे कि हमें सर्च में ये चीजें मिली, भले ही हम व्यक्तिगत तौर पर उस घर में नहीं घुसे, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर साक्षी नहीं आया, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरूरी नहीं कि सब इंटरनेट और लैपटॉप और इस सब के माध्यम से हुई, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या किया गया, आपका व्हाट्सएप कॉल ये लगा ली गई, ठीक है ना, तो भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। उसने कहा कि इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजनों के लिए, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ठीक है संसूचना की युक्ति, इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि एक पूरा तंत्र खड़ा किया जाए, एक पूरा सिस्टम बनाया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। किसी भी ढंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये की जा सकती है। फिर कहता है पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, ठीक है, आपका सम्मन प्रोसेस, ये सारा कुछ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जा सकता है। तलाशी और अभिग्रहण का साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, यानी जो प्रयोजन यहां मेंशन नहीं हो पाए, ऐसे सभी प्रयोजनों के लिए भी, ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है, किसी संसूचना युक्ति का प्रयोग, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग यह हो सकता है। और अन्य साधन भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अलावा भी अन्य कोई साधन हो जिससे ये सारे काम किए जा सकते हो, तो वो भी साधन उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है, और उसे दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ये माना जाएगा, ठीक है। और राज्य सरकार नियमों द्वारा, ठीक है, उन साधनों का जो अन्य साधन के अंतर्गत आएंगे उपबंध कर सकेगी, क्योंकि अन्य साधन के बाद लिखा है ना, अन्य साधन जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, यानी अन्य साधन अगर प्रयोग में लाने हैं तो जरूरी होगा कि राज्य सरकार उनका उपबंध ये करे, ठीक है। उसके बाद दूसरा, जमानत,
और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन इस पूरी डेफिनेशन क्लास में हमें यही लगा, ये वाकई बहुत महत्व का है, क्योंकि हम लोगों में एकेडमिक चर्चा हुई थी और उस एकेडमिक चर्चा में बड़ी मुश्किलों से यह साबित हो पाया था कि अगर कोई साक्षी जिसके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है, ठीक है, या कोई जमानती, ठीक है, जो किसी अभियुक्त की जमानत लिया, ठीक है, जिसने ली है और वो पकड़कर न्यायालय के समक्ष आ गया, क्योंकि न्यायालय को जिसकी उपस्थिति चाहिए उस व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय हर प्रकार की आदेशिका ये जारी कर सकता है, ये हम लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो आगे जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जानने के लिए सीआरपीसी अंदर पढ़ना जरूरी है। लेकिन मोटे मोटे में आप यहां पर समझ सकते हैं कि न्यायालय को जिसकी उपस्थिति चाहिए उसकी उपस्थिति अपने समक्ष सुनिश्चित कराने के लिए न्यायालय कोई भी आदेशिका, और आदेशिका कौन कौन से नामों की है? सम्मन, वारंट, कुर्की, 82 की उद्घोषणा, इनमें से कोई भी जारी कर सकता है। कोई हो, वो अभियुक्त है, जमानती है, साक्षी है, कोई हो जिसकी उपस्थिति न्यायालय को चाहिए। अब जमानती है, उसने अभियुक्त की जमानत की, अभियुक्त आता नहीं, जमानती ने कहा है, क्योंकि जब हम लोग आगे जमानत के प्रोविजन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो व्यक्ति जो जमानत लेगा वो न्यायालय को यह वचन देगा कि अगर अभियुक्त सुनवाई के दिनांकों पर हाजिर नहीं हुआ तो वह राज्य सरकार के पक्ष में उतनी धनराशि जितनी न्यायालय चाहेगा या नियत करेगा जमा करेगा। उन्हें बुलाया जा रहा है कि जमा करिए, ये तो आ नहीं रहे। अब जमानती भी नहीं आ रहे, अब जमानती को पकड़कर बुलवा लिया एनबीडब्ल्यू, क्योंकि जिसकी उपस्थिति चाहेंगे उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नॉन अवेलेबल वारंट के प्रारूप में आदेशिका जारी हो सकती है, ये लिखा है, आगे हम लोग देखेंगे। अब पकड़कर आ गए, लेकिन सवाल यह है कि अब ये पकड़कर तो आ गए, ठीक है, अब ये अभिरक्षा में एनबीडब्ल्यू ये उस क्षण एग्जीक्यूट हो गया जब ये पकड़कर आ गए। भाई एनबीडब्ल्यू अब तो खत्म है, क्योंकि वारंट, ठीक है, कब तक प्रवर्तन में रहता है? जब तक उसका निष्पादन ना हो जाए या वो कैंसिल ना हो जाए। अब तो निष्पादन हो गया, पकड़ लिया और पकड़कर न्यायालय के समक्ष हाजिर है, ठीक है, पैसे वो दे नहीं पाए, उठा करके जेल भेज दिए गए। अब सवाल ये है कि इनको जमानत कैसे दिलवाएं? ये साक्षी पकड़ कर आ गया, भाई साक्षी पकड़ कर आ गया, और साक्षी का, ठीक है, जिस मामले में साक्ष्य है वो मामला आज सुनवाई के लिए नियत नहीं, वो जेल चले गए, ठीक है। अब साक्षी जमानत पर छूटना चाहता है, जमानत मिले कैसे? क्योंकि पुरानी सीआरपीसी में जमानत किसके लिए थी? अभियुक्त के लिए, और इन लोगों के पास अभियुक्त की संस्थिति, अभियुक्त का स्टेटस है ही नहीं, ये अभियुक्त है ही नहीं, इन्हें कैसे मिले जमानत? ये समस्या पैदा हो जाती थी। इस समस्या का समाधान भी यहां हुआ है। हम लोगों के सामने पिछली बार ये समस्या आई थी और बड़ा निर्वचन करने पर यह ज्ञात हुआ था कि 436 का उपयोग किया जा सकता है, और उस पर भी कोई आधिकारिक केसला मिला हो, कोई चीज मिली हो, वो नहीं मिली थी। बस एक सोच थी कि शायद 436 का ही उपयोग हो पाएगा,
इसके अलावा कोई सेक्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि सब जगह अभियुक्त को जमानत थी, अभियुक्त को जमानत थी। बड़ी दिक्कत थी, इसलिए अब उन्होंने जमानत को परिभाषित कर दिया। और जब यहां जमानत परिभाषित होते दिख रही है तो इसका मतलब ही यह हो गया कि आगे जमानत संबंधी उपबंधों में व्यापक परिवर्तन यह आपको दिखेगा। क्या कह रहा है? जमानत से किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति, ठीक है, द्वारा किसी बंधपत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति का छोड़ा जाना अभिप्रेत है। लेकिन अभी भी इस प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया है। आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, हो सकता मिले और नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल जमानत को अब डिफाइन किया है, क्योंकि इसमें भी इन्होंने यही कह दिया कि अभियुक्त व्यक्ति या अपराध करने के संदिग्ध व्यक्ति। भाई अभी भी तो यही कहा, कतिपय शर्तों पर किसी अपराध कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति, यानी जमानत अभी भी जिनको मिल सकती है वो अभियुक्त व्यक्ति हैं या अपराध कारित किए जाने के संदिग्ध व्यक्ति हैं। लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी पूरी सीआरपीसी हमने कभी देखी ही नहीं, अब पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो देख रहे हैं, जैसे जैसे सेक्शन आएंगे वैसे वैसे देखेंगे। तो आगे इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल अब इन्होंने जमानत को परिभाषित किया है कि जमानत क्या है। अब इन्होंने बताया कि जमानत का मतलब है उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ा जाना जो किसी अपराध का अभियुक्त है या जिस पर किसी अपराध को करने का संदेह है। उसे जब वो व्यक्ति जिसे न्यायालय कहा है वो या जिसने गिरफ्तार किया है वो शर्तें अधिरोपित करके छोड़ता है तो इस व्यक्ति को जो जिस आदेश से छोड़ा जाता है उसे जमानत कहा जाता है। ठीक है, ये इन्होंने इसमें बताया। दूसरा, बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, जमानती अपराध, ये क्या चीज है? तो बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस दो प्रकार के अपराध ये होते हैं मुख्यतः। और बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, इन्हें कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको जमानत ये नहीं मिलेगी। बेलेबल और नॉन बेलेबल का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल आपको प्राप्त होगी और बेलेबल ऑफेंस में उसमें भी बेल आपको प्राप्त होगी। तो जमानत प्राप्त होने के दृष्टिकोण से बेलेबल और नॉन बेलेबल में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वो जमानत पाने के अधिकार इसके आधार पर है। बेलेबल ऑफेंस होने की दशा में जमानत मांगना और जमानत पाना ये दोनों आपके अधिकार हैं। और अधिकार जब अधिकार के रूप में अर्थात विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण से हाफील्ड के क्लासिफिकेशन के मुताबिक जब अधिकार अधिकार के रूप में आप में निहित होता है तो बाकी सब में कर्तव्य होता है और कर्तव्य पालन से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसलिए बेलेबल ऑफेंस जहां जमानत मांगना यह आपका अधिकार है तो इसका मतलब ही यह निकला कि जमानत देना यह कोर्ट का कर्तव्य है। कोर्ट के साथ कर्तव्य जैसा शब्द जोड़ना यह कोर्ट की गरिमा इसके विरुद्ध है। इसलिए कहा यह जाना चाहिए कि बेलेबल ऑफेंस वे ऑफेंस है जिनमें जमानत मांगना और पाना दोनों
आपका अधिकार है, दोनों आपके अधिकार है। और चूंकि आपके अधिकार है, इसलिए न्यायालय जो निष्पक्ष है, जो पक्षपाती नहीं, वो आपको जमानती अपराध का अभियुक्त होने की दशा में जमानत दे ही देगा या क्यों नहीं देगा, इसका कोई कारण है नहीं। तो परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिनमें जमानत मांगना और पाना दोनों आपके अधिकार हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस उल्टा कर लो, वहां जमानत मांगना आपका अधिकार है। क्यों है? क्योंकि सीआरपीसी में विभिन्न प्रावधान है जो जमानत मांगना आपका अधिकार वर्णित करते हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। पुरानी सीआरपीसी में देखेंगे तो 437, 438, 439 ये सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की दशा में जमानत दिए जाने का प्रावधान ये करते थे, और आज भी उस ढंग के प्रावधान मौजूद हैं। इसका मतलब मांगना ये आपका अधिकार है, लेकिन पाना यह आपका अधिकार नहीं है। क्यों? पिछली सीआरपीसी और नई दोनों में जब जमानत के प्रावधान आप देखेंगे और वे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के संबंध में होंगे, तो वहां यह लिखा है कि न्यायालय जमानत दे सकता है। इसका मतलब वहां न्यायालय को अधिकार मिला है, और अधिकार किस रूप में मिला है? शक्ति के रूप में। न्यायालय के पास शक्ति है कि वो चाहे तो नॉन बेलेबल ऑफेंस की दशा में आपको जमानत दे दे और चाहे तो न दे। अब सवाल बचता है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं, ये आप कैसे जानें? तो आपकी जानकारी के लिए सीआरपीसी में 2 अनुसूचियां बनाई गई हैं, जिनमें एक पहली अनुसूची है। उस पहली अनुसूची को आप खोलेंगे तो एक टेबल सी दी गई है, उसमें जो अपराध जमानती माने गए हैं वे जमानती अपराध के तौर पर वर्णित हैं, और जो अजमानती अपराध माने गए हैं वे अजमानती अपराध के तौर पर वर्णित हैं। तो परिभाषा खंड यही डेफिनेशन देता है, कहता है जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवर्तक किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। यानी जिस अपराध को जमानती के तौर पर वर्णित नहीं किया गया है वो सारे अजमानती, यानी जमानती के तौर पर वर्णित किया जाएगा, और जो जमानती के तौर पर वर्णित नहीं है वो अजमानती है, भले ही उसका वर्णन अजमानती के तौर पर किया गया या अजमानती के तौर पर नहीं किया गया, क्योंकि वो अन्य अपराध की श्रेणी में आएगा। तो जो परिभाषा डेफिनेशन क्लास में दी वो अनुसूची के आधार पर दी, लेकिन जो व्यवहारिक परिभाषा है उसे इस रूप में लेंगे कि जमानती अपराध वे अपराध हैं जिनमें मांगना और पाना, यानी जमानत मांगना और पाना दोनों आपके अधिकार हैं, और अजमानती अपराध वे अपराध हैं जो जमानत मांगे जाने योग्य है, लेकिन जमानत मिलेगी या नहीं ये न्यायालय के विवेक पर आधारित होगा। जमानत पाना जिनमें आपका अधिकार नहीं होगा, और जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के तौर पर और अन्य अपराधों के तौर पर वर्णित हुए। आज यहीं रखेंगे, शेष बात कल करेंगे।